हेलो स्टूडेंट्स, सो योर प्रीलिम्स इज ओवर एंड नाउ वी आर हियर, जहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन इस चीज़ को लेकर है कि प्रीलिम्स का पेपर एब्सर्ड था, डिफिकल्ट था, कॉन्सेप्चुअल था या पता नहीं क्या था। एंड बहुत सारा डिस्कशन इस चीज़ को लेकर भी है कि अब आगे क्या किया जाए। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग टू क्लियर द प्रीलिम्स। जो बच्चे अनफॉर्चुनेट कहें या लैक ऑफ हार्डवर्क कहें या फिर मार्केट के और प्रिपरेशन की ये जो दुनिया है उसके शोर का इफेक्ट कहें, उसके वजह से क्लियर नहीं कर पा रहे, व्हाट दे हैव टू डू, विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। बट टुडे वी विल टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग टू क्लियर द प्रीलिम्स एंड व्हाट शुड दे डू नाउ। शुड दे जस्ट फॉलो द रैट रेस एंड गो एंड रन एंड ज्वाइन सम कोचिंग इंस्टीट्यूशन जहां पर वो क्रैश कोर्स करते हैं, मेंस के टेस्ट लिखते हैं या फिर कुछ रिवीजन क्लासेस जैसा करते हैं, or they should sit back and first reflect onto their preparation till now and then start in a very measured manner. So I will always suggest you to follow the second path. बट वो सेकंड पाथ कैसे फॉलो किया जाए, अपने प्रिपरेशन को कैसे अलाइन किया जाए कि हम बेस्ट पॉसिबल एस्पिरेंट बन पाए। एज आई ऑलवेज टॉक अबाउट द फैक्ट कि हमें ये कभी भी नहीं सोचना है कि हम क्या हैं इन टर्म्स ऑफ बीइंग एन एस्पिरेंट। हम क्वालिफाई कर रहे हैं, हम आईएएस हैं, हम आईपीएस हैं, आईएफएस बनेंगे, ये करेंगे, नहीं। हमारा सोल ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, क्या हम एक जेन्युइन कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हैं या नहीं हैं। Because this mindset helps you in two ways. The first thing, it gives you a confidence because you believe in yourself. You actually know that you have worked hard and you can get the result. And second thing, it doesn't put unnecessary pressure on you. It doesn't put you in the state of delulu. It actually keeps a check on you जहां आपको ये पता है कि जरूरी नहीं कि मैं यूपीएससी ही कर पाऊं, बट जो मैं करूंगा वो सबसे बेहतर होगा अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी एज वेल। सो यहां पर बेसिकली हम क्यों आए हैं, एज यू कैन सी इन द टाइटल, हम यहां पे बेसिकली बात करेंगे कि कैसे हम मेंस को मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम सबसे ज्यादा जो टाइम टेस्टेड एक मेथड है, इंस्ट्रूमेंट है, हथियार है या अस्त्र है, उसका इस्तेमाल करेंगे, दैट इज द पीवाईक्यूज। I know after this year's prelims paper, a lot of students, even a lot of coaching institutions and established faculties even have started doubting the relevance of PYQs. But that is not true. अगर आप एक्चुअली एक ऑब्जेक्टिव मैनर में और बहुत ही रियल एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन पेपर का, यू विल फाइंड दैट द PYQ still holds relevance. And especially for the mains exam, it has held relevance more than it does in any other stage of the exam. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग इनटू द रैट रेस एंड फॉलोइंग अ सेट पैटर्न कि पहले ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये वाले नोट्स रिवाइज करने, फलाने करंट अफेयर्स के लिए इन सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, दिस कोचिंग इज वेरी गुड फॉर दिस, फॉर एग्जाम्पल एथिक्स के लिए यहाँ चले जाते हैं, फॉर ऐसे आई विल गो ओवर देयर। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, व्हाट यू हैव टू डू और व्हाट आई विल सजेस्ट और व्हाट इज माय मेथड ऑफ हेल्पिंग यू इज दैट you have to take a calculated and measured step. And if you do that for the next, I will say 60-70 days, there is very high probability that you will do better than you expected. You will do very good. You will do enough to be a good competitor. तब सवाल आता है कि ये हम करेंगे कैसे। So for that we have to actually see कि मेंस के पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्यों हैं, इतनी क्यों बात होती है पीवाईक्यूज के ऊपर। Why do we always emphasize upon the PYQs? In fact, the truth is, why do a lot of faculties or a lot of mentors who themselves could not clear the exam put so much emphasis on PYQs? Because down the line, we as a fraternity of coaching institutions or the mentors or the faculties have realized this was the major thing missing even in our preparation. क्योंकि अगर आप आज से 5-6 साल 7 साल पीछे जाते हैं तो शायद हमारे पास इतना मेजर्ड वे में गाइड करने वाले लोग नहीं थे जो हमें बता पाए। वी हैड टू डू एवरीथिंग इन ट्रायल एंड हिट मैनर, एंड व्हेन वी डिड दैट तब तक बहुत सारी चीजें बदल चुकी होती है। सो दैट इज व्हाई एक्चुअली आई वांट टू हेल्प यू थ्रू दिस। इट इज टोटली योर चॉइस whether you want to follow this path or not, but trust me, if you will follow this path you will definitely find a very good result, as I had told you in case of CSAT paper of बिफोर द प्रीलिम्स। उस वीडियो में मैंने जब आपसे बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि कैसे एक मेजर्ड वे में आगे बढ़ना बेनिफिशियल होता है, एंड दैट एक्चुअली प्रूव्ड ट्रू।
I will bring out a separate video on that. Despite being a very difficult, or you can say the toughest paper so far, CSAT could have been passed if only we had taken a measured path. बट अभी यहाँ पे एजेंडा है हमारा मेंस, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यूज का, जो सबसे पहली चीज है वो है, जैसा कि इस बार प्रीलिम्स के बाद ही बहुत लोगों ने कहा, द सिलेबस ऑफ यूपीएससी इंक्लूड्स एवरीथिंग अंडर द सन, बट हाउ टू नैरो इट डाउन, बिकॉज कवरिंग एवरीथिंग अंडर द सन इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, तो उसको कट डाउन कैसे करे, कैसे डिसाइड करे, दिस इज द बाउंड्री. So that is where PYQs come handy. They actually decode the boundaries. They actually tell you what is the area which you need to focus on. They actually tell you कि out of this whole ocean, what are the parts that you need to focus upon. So this is the first importance. After that, they actually establish a context. What do I mean by establishing context? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब कहते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने बहुत एब्सर्ड पूछ लिया, ये नहीं पूछना चाहिए था, दिस इज नॉट अ लॉजिकल क्वेश्चन. बट स्पेशली इन केस ऑफ मेंस, इफ यूपीएससी इज आस्किंग एनीथिंग, इट एक्चुअली हैज सम कॉन्टेक्स्ट, इट एक्चुअली हैज सम वैल्यू. और एक बार आप वो पकड़ना चालू कर देंगे तो आपकी प्रिपरेशन एक्चुअली बहुत ज्यादा मेजर्ड और इफेक्टिव हो जाएगी. सो हियर द रोल ऑफ पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. Why? As I had written over here, it will do two things. It will help you, it will tell you actually कि आपको कितनी conceptual clarity चाहिए, किस वे में चाहिए. और अगर हम critical analysis की बात करते हैं तो critical analysis क्या होता है, कैसे किया जाता है वो critical analysis जो UPSC को चाहिए. After that, when you are going to meet someone or when you are going in an encounter in a meeting, so what is the very first thing that we do? Or what is the very first thing that is expected for you to do? It is expected that you study about that person, you understand about that person, you know something about that person. Same thing applies in the UPSC exam. If you know the mindset of UPSC, if you understand what the examiners think, and you just try to stimulate that, it will actually help you. Simulation of mindset is the one single thing that will actually take you very near to the expectation of UPSC, and that can be done with the help of the PYQ analysis. किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, क्यों कर रहा है, न्यूज क्या थी, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनाया. ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने PYQ का एनालिसिस किया होगा, यू वुड हैव सीन कि आजकल साइंस एंड टेक का क्वेश्चन जो लगता है हमें कि साइंस एंड टेक में आना चाहिए, वो ज्योग्राफी में पूछा जा रहा है. जो गवर्नेंस का लगता है वो एथिक्स में आ रहा है, वो GS1 में आ रहा है, सोशल इश्यूज में भी इंटीग्रेट करके पूछा जा रहा है. क्यों? That is what you need to decode, and that can be done with the help of PYQs only. And then it actually helps you overcoming the load. मतलब फिर से वही चीज है कि आपके पास हर सब्जेक्ट के एक नोट्स है, एक नोटबुक है, उसके बाद उसके ऊपर वैल्यू एडेड मटेरियल है हर इंस्टीट्यूट का. देन यू नीड टू टॉप इट अप विद करंट अफेयर्स. Then there are institutions providing you specialized PYQs solutions or answers. So it actually becomes a whole, you can say, mountain of materials. So how to reduce that? How to balance that? That is where PYQ comes handy, and that is why you need to do the PYQs with utmost finesse. So उसके बाद अब आता है कि कैसे हेल्प करता है. ये तो बातें हो गई कि सर ये कर देगा, वो कर देगा, बेटे ऐसे कर दो, इससे ये फायदा होगा, वो फायदा होगा. बट एक्चुअली होता है क्या? इन द प्रेजेंट एरा व्हाट वी ऑल नीड इज एविडेंस. सो दिस इज द एविडेंस ऑफ इट. व्हेन वी टॉक अबाउट आर्ट एंड कल्चर, इफ यू विल सी पास्ट 10 years PYQs, what they have focused upon, the socio-cultural aspect of anything. अगर वो आर्किटेक्चर पूछ रहे हैं, अगर वो पेंटिंग पूछ रहे हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी के बारे में पूछ रहे हैं, व्हाट दे आर फोकसिंग अपॉन द सोशियो कल्चरल पार्ट ऑफ दैट थिंग. इवन इफ दे आर आस्किंग अबाउट आर्ट, व्हाट वाज द सोशियो कल्चरल लिंकेज. इफ दे आर आस्किंग अबाउट सम सिविलाइजेशन, what were the sociological features, what is the connectivity between the social feature of that era and today's era. तो उनका कोर फोकस कहां पर है, यहां पर है. एंड व्हाट वी डू, हम फैक्ट्स को रटने में बहुत ज्यादा चले जाते हैं. ये वाला टेम्पल बना, इसने बनवाया, ऐसे बनवाया, इसका इतना साइज है, ये ग्रैंड्योर है. नहीं, उसके पीछे क्या था, उससे रिलेटेड सोशल इंपैक्ट क्या हो रहा था,
तो किस तरह से वहां की इकोनॉमी को डिटरमाइन कर रहा था, दैट इज द फोकस एरिया ऑफ यूपीएससी। एंड अगर उसमें हम देखेंगे और नैरो डाउन करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि उनका मेजर फोकस कहां पर है, टेम्पल आर्किटेक्चर पे, देन सूफी एंड भक्ति सेंट्स पे, एंड देन द फिलोसॉफिकल सिस्टम्स। सो दिस इज हाउ इट टेल्स यू इन द आर्ट एंड कल्चर पोर्शन। उसके बाद जब हम ज्योग्राफी में आते हैं तो ज्योग्राफी में रिसेंट ईयर्स में क्या है यूपीएससी का ट्रेंड, कहां पे उनका फोकस है, किस तरह से वो आप क्या चाहते हैं कि आपको पता हो। दे डोंट वांट यू टू मग अप द फैक्ट्स, they want you to understand the reasoning behind events, that is why they are focused upon this thing। कहीं पे अगर कोई भी इवेंट अगर हो रहा है, क्यों हो रहा है, साइक्लोन्स अगर हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे आने लग गए हैं, क्यों आने लग गए हैं। दे डोंट वांट यू टू फोकस, अच्छा साइक्लोन ये था, इसका लैंडफॉल यहाँ पे हुआ, ये स्टेट इससे अफेक्ट हुए। नो, यू डोंट नीड टू मग अप ऑल दोस थिंग्स। इफ यू नो दैट्स फाइन, बट इफ यू डोंट नो दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट, like put a lot of impact on your marks. But what you do need to know, why is it happening? What is the reasoning behind it? How does the geography play a role in it? How does the coastal matchup is playing a role in it? Or what is the role of climate change in it? So that is the part where UPSC wants you to focus. Then again, यहाँ पर hide areas क्या हैं? जैसे I have mentioned resource distribution over here. So if you will analyze the makeup of the geography questions, you will find कि उनका major focus किस तरफ है, human geography, economic geography, right? Not too much on geomorphology पे हम लगे होते हैं। Yes, they are relevant, they are important, but you need to understand कि कैसे balance करना होता है हमें between the subjects, within the subjects, between the topics, between subtopics, and that is what all these the coming 70 days are going to be about. इसके बाद हम इंडियन सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो किस चीज के ऊपर है, इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अबाउट द फ्यूचर, द ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न, द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट इंसिडेंट्स, डिफरेंट डेवलपमेंट्स ऑन डिफरेंट फेसेट्स ऑफ द सोसाइटी। और इसमें भी अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐसी थीम्स है जो हमें हमेशा दिखती है, लाइक द कास्ट डायनेमिक्स, द सेक्युलरिज्म, द अर्बनाइजेशन, द ग्लोबलाइजेशन। यानी कि जो मेजर फीचर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, हमें पता नहीं होता बट वो हमें अफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन, इफ समवन सिटिंग इन रिमोट एरिया ऑफ इंडिया इज वाचिंग दिस वीडियो, व्हाई इज दैट पॉसिबल, और कुड वी हैव इमेजिन्ड इट 20-25 years बैक। आज वो पॉसिबल क्यों है, बिकॉज इट इज अ मिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल इवोल्यूशन। उसके पीछे के फेनोमेना को समझना जरूरी है, ये यूपीएससी चाहता है आपसे। इसके साथ में अब हम अगर देखते हैं कि कोई भी थीम कैसे इवॉल्व होती है, ये तो हमने चलिए समझ लिया कि थीम भी है, बट वो एक पर्टिकुलर थीम को भी कैसे इवॉल्व करते हैं टाइम के साथ, कैसे उसमें वो चाहते हैं कि आप उसके बीच में भी होने वाले चेंजेस को समझें। फॉर एग्जाम्पल अगर विमेन की पोजीशन है, विमेन के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वी ऑल नो इट इज इवॉल्विंग। Women's social position, their economic positioning, their political positioning, it is evolving, and with its evolution यूपीएससी के क्वेश्चंस भी इवॉल्व होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, अगर आप देखेंगे तो 2013 में उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को किससे कनेक्ट किया था, जस्ट देयर इफेक्ट, हाउ इज द ग्लोबलाइजेशन और इट्स इवेंट्स और इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर अफेक्टिंग द वल्नरेबल सेक्शंस। अब वल्नरेबल सेक्शन में सारे आते हैं, हमारे वुमेन भी आते हैं, हमारे एल्डरली भी आते हैं, हमारे रिमोट एरियाज के लोग भी आते हैं, ट्राइबल फ्रेंड्स भी आते हैं हमारे, उसके ऊपर इनका फोकस था। बट एज दे केम टू 2015 दे केम ऑन द प्लूरलिटी पार्ट, कि ये चेंजेस तो ला रहा है, बट क्या ये इतने चेंजेस ला दे रहा है कि हमारा कल्चर ही अफेक्ट हो जा रहा है। सो हियर दे वर जस्ट आस्किंग अबाउट कि एक सेक्शन पे कैसे इफेक्ट डाला, हियर दे आस्किंग अबाउट द होल कल्चर। और जब हम 2018 में आते हैं तो वो पूरे नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर आ जाता है। तो सी कैसे इवॉल्व हो रहा है यहाँ से, एंड चीजें बहुत ऑर्गेनिकली कनेक्टेड है, रैंडम नहीं है ये कि इस साल मन किया चलो यार इस साल ये पूछ लेते हैं, नहीं। अगर आप थीम्स को देखेंगे, थीम्स भी बहुत ऑर्गेनिक वे में इवॉल्व होती हैं विद टाइम। 2018 का टाइम है ये, अगर आप देखेंगे उस टाइम कितनी ज्यादा डिबेट्स थी नेशनलिज्म के अराउंड, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बहुत सारी चीजें चल रही थी, नेशनल सिक्योरिटी किस हद तक होनी चाहिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट्स चल रही थी। बट आपको वहां पे नहीं जाना है, यू जस्ट नीड टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि पीवाईक्यूज के थ्रू ये समझना है कैसे इवॉल्व होती हैं थीम्स।
ठीक है। अब उसके बाद जब आ गया तो यहाँ पे वल्नरेबल से पूछा, कल्चर पूछा, नेशनल पूछा, बट ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कोर में कोई ऐसी चीज है जिसको वो अफेक्ट कर रहा है, एंड दैट इज हाउ दे केम ऑन कास्ट। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन चीजों के साथ हमें और क्या पता चलता है। हाइल्ड एरिया जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में कैसे बताता है ये? तो अगर हम देखेंगे तो जैसे रोल ऑफ गवर्नर पे क्वेश्चन पूछता है, बिटवीन 2013 टू 2024 5 टाइम्स। सो यू मस्ट नो कि दिस इज द एरिया जहां पे मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, मुझे इसको कवर करना ही है। अगर 5 बार 5 डिफरेंट तरीके से यूपीएससी ने पूछा है, if UPSC has already covered 5 different dimensions of the role of governor, then I need to be prepared on those 2-3 extra dimensions which are remaining along with these 5. So this tells you about the high areas, because the syllabus of polity or the syllabus of the major subjects is endless. Anything can be covered under it. So how to narrow it down, how to understand कि UPSC कहाँ पे interested है. Then we come to local self-government, 5 questions. Judicial sovereignty, 4 questions. Poverty and hunger, 4 questions in governance. बट यही टॉपिक्स क्यों इनके फेवरेट हैं? तो अगर आप देखेंगे व्हाट हैपेंड इन पास्ट 10 years, what is the political development that is happening in the country, it is actually the return of a strong central power. And as soon as the strong central power comes into being, what happens? स्टेट्स को तकलीफ होने लगती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे राइट्स अब अफेक्ट होंगे। एक जो फेडरल बैलेंस था वो कहीं ना कहीं अब अफेक्ट होगा। और उन दोनों के बीच का थ्रेड कौन है? गवर्नर। तो ये आ जाता है लाइमलाइट में। दैट इज वाई सो मेनी क्वेश्चंस ऑन गवर्नर। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात क्यों आती है? क्योंकि पब्लिक जितना ज्यादा अवेयर होती जा रही है, पब्लिक जितनी ज्यादा एम्पावर्ड होती जा रही है, अपने राइट्स की उतनी ज्यादा डिमांड कर रही है, उतनी ही ज्यादा नीड है हमें इनको स्ट्रेंथन करने की, ताकि हम उनको मटेरियलाइज कर पाए। If you want to accommodate the aspirations of the people, you need to empower them, and the best way to empower them is by empowering the local self-government. And UPSC wants you to understand it, because the whole examination pattern, every constituent of it has been very meticulously designed. They want you to mold yourself into a bureaucrat. They want you to understand the dynamics of the country if you want to become a bureaucrat. ये बहुत ऐसे लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो कहने वाली बातें, बट दिस इज द रियलिटी. Those who have cleared it, if you will talk to them, you will know that they actually understand all those things. ये अलग बात है कि हमारे टॉपर बनने के बाद सही चीजें नहीं बताते हैं, बट दिस इज द रियलिटी. ये आपको करना पड़ेगा. तो यहां से हमें पता चलता है कि हाई यील्डिंग थिंग्स कौन से हैं. अब इसमें भी मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, मैं इसके नीचे पीडीएफ जब डालूंगा आप निकाल के देख सकते हैं वहां पर कि गवर्नर पे कौन कौन से डायमेंशंस को कैसे कवर किया है यूपीएससी ने. यू शुड एक्चुअली गो बैक टू द क्वेश्चन पेपर एंड जस्ट फाइंड इट आउट कि थीम कैसे इवॉल्व हुई गवर्नर की. एंड ये फिर आइडिया देता है आपको कि मेरे मेंस के नोट्स में क्या होना चाहिए, लास्ट के 60 डेज में व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. हाउ शुड यू नैरो डाउन योर प्रिपरेशन, हाउ शुड यू नैरो डाउन योर नोट्स, हाउ शुड यू कट डाउन योर एक्स्ट्रा वर्क. दैट इज वेयर द PYQs प्ले देयर पार्ट. इसके साथ ही अगर हम GS3 की बात करते हैं, जो कि सबसे डायनेमिक पेपर है, उसका भी डायनेमिज्म PYQ से सामने काम नहीं आएगा इफ यू जस्ट एनालाइज इट वेरी वेल, बिकॉज यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि हाँ एक डेफिनेट पैटर्न है, एक डेफिनेट वे में ही यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है. वो रैंडमनेस नहीं है यूपीएससी में जो मार्केट में फैलाई जा रही है. एंड दैट इज व्हाट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग द एग्जाम. फॉर एग्जांपल लैंड रिफॉर्म्स 4 क्वेश्चंस, public distribution PDS system 4 questions, then inclusive growth 5 questions, climate geopolitics 4 questions. क्यों? अब ये आपको सोचना है. जैसे मैंने पीछे गवर्नर के पीछे रीजनिंग बताई, लोकल सेल्फ बॉडी के ऊपर क्वेश्चंस आने के पीछे रीजनिंग बताई, उसी तरह से क्या रीजनिंग हो सकती है लैंड रिफॉर्म के पीछे, पीडीएस के पीछे, या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ के पीछे. अब अगर आप सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपके सोचने का नजरिया अलग होगा. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू अप्लाई योरसेल्फ, देन यू विल फाइंड आउट कि आप जिस तरह से देख रहे हैं अपने कंटेंट को, आप जिस तरह से सिलेबस को देख रहे हैं, आप जिस तरह से अपने नोट्स को देख रहे हैं, दैट व्यू हैज एक्चुअली चेंज्ड and it is closer to the demand of the UPSC, and that is what is expected out of you. That is what you are expected to do, और वो आपको करना ही है. एथिक्स, जिसको शायद सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी है,
बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इट इज ऑल अबाउट दिस 10 कोर वैल्यूज। इनके बारे में डिटेल में हम तब बात करेंगे जब हम अपना मेंस का प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक इंडिकेशन दे रहा हूं कि एक्चुअली उतनी भी ज्यादा चीजें नहीं करनी होती इफ यू जस्ट एनालाइज द पीवाईक्यूज वेरी वेल। तो by analyzing the PYQs you come to know what is the demand of UPSC, कहां तक हम रिस्ट्रिक्ट करना है हमें खुद को, because you will find that actually it is not about everything under the sun. Actually it is about what is illuminating under the sun. सूर्य के प्रकाश के अंदर चमक क्या रहा है सिर्फ उससे फर्क पड़ता है, और किसकी चमक अलग है। अगर सब कुछ चमक रहा है तो किसकी चमक अलग है वो पहचानना है हमें, और वहीं पे PYQ उसका रोल आता है। एंड यू नीड टू डू इट, देयर इज नो अदर वे। यू कैन नॉट मग अप थाउजेंड्स ऑफ पेजेस। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, शायद दे आर नॉट रॉन्ग, बट मे बी दिस इज देयर वे। मे बी दे वॉन्ट टू कवर एवरीथिंग सो दैट कोई आके उनसे ये ना कहे सर आपने ये चीज कवर नहीं किया था। बट दैट इज नॉट माई वे एंड दैट इज नॉट वट आई विल सजेस्ट यू। If you have the ways, if you have us who have actually gone through all the process and done all the hard works, then what you need to do, you need to take benefit of it. अब यहां पर ये एक्सपेक्ट करना गलत है कि अगर मैंने गवर्नर का थीम आपको आइडेंटिफाई कर दिया अब आप गवर्नर के ऊपर 4 पेज के नोट्स पढ़ के चले जाओ, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज वो भी आपको बहुत जगह मिलेगा, दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू एक्चुअली रीड अबाउट गवर्नर फ्रॉम कवर टू कवर। जिस भी मटेरियल को आप फॉलो करें उसमें डिटेलिंग में पढ़ें, आपको पॉइंटर्स नहीं पढ़ने हैं, बिकॉज दैट इज सुसाइडल। सुपरफिशियल नॉलेज जो कि इस बार फ्री में हुआ है, बिकॉज बुक पढ़ने की हैबिट खत्म कर दी गई है, हैबिट डाली गई है रिवीजन नोट्स को पढ़ने की, क्विक फिक्सेस को पढ़ने की, तो वो नहीं करना है। अगर वो आपने किया तो दैट इज सुसाइडल, नो वन कैन हेल्प यू एंड एक्चुअली यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड इन मेंस इफ यू डू दैट। सो आप थीम्स आइडेंटिफाई करिए, अब माइक्रो टॉपिक्स तक पहुंचिए, बस उस टॉपिक का कवरेज बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो करना क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग का नाम मैंने क्यों दिया है इसको, जैसे मैंने आपको बताया अभी, सिलेबस को आप टैग कर पाएंगे कि क्या लिमिटेशंस हैं, कहां तक सिलेबस है हमारा। यू विल बी एबल टू टैग योर सिलेबस एंड देन उस टैगिंग में भी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये एक टॉपिक, इसके अंदर सब टॉपिक, अब सब टॉपिक के अंदर ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आप कर पाएंगे, माइक्रो थीम आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और फिर यहां पर से हम आते हैं एक ऐसे रेडीमेड प्रिपरेटरी मटेरियल की तरफ जो आपको एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस प्रिपरेशन में, और मेंस में आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। इवन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मेंस और हु हैव नॉट डन ऑल द हार्ड वर्क दैट इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, इफ यू डू दिस you will definitely be able to maximize your chances. बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपना बेस्ट कर पाएंगे, बहुत अच्छा दे पाएंगे, अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ अवेलेबल सिचुएशन में जो बेस्ट पॉसिबल है वो तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे, तो वो बहुत जरूरी है कर पाना आपके लिए। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्रेडिक्ट करना है कि थीम्स क्या है, आपको फाइंड आउट करना है टॉपिक्स क्या है, उसके अंदर सब टॉपिक्स क्या है, माइक्रो थीम्स क्या है, अपने नोट्स को उसके अकॉर्डिंग अलाइन करना है, बट नोट्स शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, नॉट टू कॉम्प्रिहेंसिव कि आपने ऐसे ही लिख दिया है, बट दे शुड नॉट बी ये रेडीमेड फिक्सेस। ठीक है, एंड उसके बाद सिर्फ उसी को अप्लाई करना है बस। ठीक है, एंड एंड में जिसके लिए हम लोग शुरू से भाग रहे होते हैं, एनरिचमेंट 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 एनरिचमेंट, वो टुवर्ड्स द एंड जाके किया जा सकता है। किसी भी चीज के बारे में 4 फैक्ट को रट्टा मार के जाना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट और द आइडिया बिहाइंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट, दैट हैज टू बी बिल्ट अप, वो ऑर्गेनिकली ही आता है। ये याद करना बहुत आसान है कि इस पेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, क्या क्या लगा हुआ है इसमें, बट इसका फंक्शन क्या है, क्यों लगा हुआ है, वो समझना मुश्किल है। सो सेम गोज विद योर प्रिपरेशन। So with this, I want to tell you that I will be starting my mains program for free on my YouTube channel from 1st of June, and it will continue till 31st of July. Over here, I will cover actually the theme-based and micro-topic-based topics. And what I will do, I will just make one video for one important theme or one topic, so that if you have to revise it, if you have to value enrich it, if you have to understand how to apply your knowledge, if you have to understand कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको टैकल कैसे करना है, तो वो आप एक वीडियो से कर पाए।
so that it is easy for you, so that you get more time to work upon yourself. So with this, thank you very much.